Hello students, it's me Naveen Javed and welcome to all of you in my YouTube channel. Today we are going to talk about introduction of electrostatics and charge. आज के अपने इस लेक्चर में आप और हम सिर्फ दो ही टॉपिक्स को डील करेंगे. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द सेकंड वन इज चार्ज. कौन कौन से टॉपिक्स आप और हम डील करेंगे इन दिस लेक्चर, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं. फर्स्टली अपन पढ़ेंगे ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है एक्चुअली. सेकेंडली, डेफिनेशन ऑफ चार्ज. थर्ड, यूनिट ऑफ चार्ज. लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में डील करेंगे. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में डील करेंगे. डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्ज के बारे में आप और हम यहाँ डिस्कस करेंगे. एंड पोलरिटी ऑफ चार्ज के बारे में आप और हम यहाँ डिस्कस करेंगे. एंड वेरियस अदर टॉकिंग अबाउट चार्ज. ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ऑल्सो माई टाइम एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्ज. बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो डील करता है, किसके साथ डील करता है? चार्ज के रेस्ट के साथ डील करता है. अब देखिए, एक क्वेश्चन अपने माइंड में आना चाहिए यहाँ कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज को रेस्ट में डील करता है तो कोई ब्रांच फिजिक्स का ऐसा भी होगा जो चार्ज को मोशन में डील करता होगा, और कोई ब्रांच फिजिक्स का ऐसा भी होगा जो प्योरली चार्ज को डील करता होगा. सो इससे पहले कि आप और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करें, so let's start origination of electrostatics. So there is a branch of physics called electromagnetism. Electromagnetism जो है वो किसका स्टडी करता है? It deals with the study of charge. देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो चार्ज को डील करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आई जस्ट रोट इट: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आई थिंक अब शायद आपको ये समझ आ रहा होगा कि फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओरिजिनेट्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां से ओरिजिनेट हुआ? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ओरिजिनेट हुआ है. तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो किसका स्टडी करेंगे? चार्ज का. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. तो यहाँ पे चार्ज जो डील होगा वो कहाँ डील होगा? रेस्ट में डील होगा. इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स चार्ज को डील करेंगे इन यूनिफॉर्म मोशन. चार्ज जो है यहाँ कौन से मोशन में डील होगा? यूनिफॉर्म मोशन में डील होगा. एंड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव we deals the charge in non-uniform motion. So these are the different branches of electromagnetism. Okay, let's take an example. +1 में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया होगा काइनेमेटिक्स में. मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स, आई थिंक सबके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of objects either they at rest or in motion. कहता सर आप ये मैकेनिक्स क्यों पढ़ाने लग गए? अरे रिलेट तो करो जरा. किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज को डील करता है either at rest or in motion, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील करता है, मैकेनिक्स डील करता है ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट और मोशन को. सो आपने फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया. ऐसे ही हमने मैकेनिक्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया. फर्स्ट, स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. सेकंड, काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, और वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं था. एंड थर्ड ब्रांच आपके पास क्या था? याद कीजिए, डायनामिक्स. ऑब्जेक्ट्स मोशन में है तो क्यों है.
सेम मैनर में यहां कौन है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चार्ज को रेस्ट में डील करता है, यूनिफॉर्म मोशन में डील करता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डील करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ अब देखिए चार्जेस जो डिफरेंट ब्रांचेस में है, यहाँ रेस्ट में है, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कौन कौन से इफेक्ट चार्ज प्रोड्यूस करेगा इन दीज डिफरेंट ब्रांचेस, उन्हीं इफेक्ट्स के बारे में आप और हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेसिकली। सो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस इन डिफरेंट ब्रांचेस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उन्हीं इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही शो करता है, और आई कैन से इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप इस चीज के साथ डील करेंगे अभी अपने सेकंड चैप्टर में आप और हम डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर नेक्स्ट यूनिट में आप और हम डील करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सो दोनों ही फील्ड्स कहीं ना कहीं कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज। बट कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कौन सा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिज्म की कौन सी ब्रांच उनको डील करती है, सीखिए ना। सो एट रेस्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, और आई कैन से इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। कहता है कि चार्ज जब रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ही शो करता है। अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज जो है वो कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज का इफेक्ट थोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ चार्ज का कौन सा इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है चार्ज का, बट नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी, कि चार्ज किसी भी टाइप की कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए याद कीजिए थोड़ा आप कि हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है आपका बिल्कुल कुछ वैसा ही है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां हम चार्ज को कहां पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ये अपने 12th क्लास के सिलेबस में हम इसको एज ए यूनिट पढ़ेंगे, 5th यूनिट है अपने सिलेबस में। तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात यहां नहीं करेंगे, यूनिट नंबर 5th में करेंगे। बट फिर भी क्योंकि ये भी चार्ज की वजह से ही है तो इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ना जरूरी है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज मोशन में तो है, बट कौन से मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन जब आपके पास होगा तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे चार्ज के, देखिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी, एंड दीज एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डील कर रहा हूं अभी कि समटाइम्स अगर हमें कोई पूछता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सिंपली हम वन वर्ड आंसर कर सकते हैं, ए एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स द एनर्जी, और आई कैन से द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि जो चार्ज एक्सेलरेट करता है वो किसका सोर्स होगा आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा। ये सब आपके पास इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इन सब से हमने जो सीखा वो ये सीखा है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। बट
अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, और प्लस में कुछ एनर्जी का भी आपको एहसास देखने को मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स इंट्रोडक्शन. एंड बाय लकीली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज आवर फर्स्ट यूनिट, और वही फर्स्ट यूनिट आप और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ डील करने वाले हैं. और उसमें जो अपना टॉपिक है बेसिकली वो कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है चार्ज. तो हम अब जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, चार्ज के बारे में बात करेंगे. क्योंकि देखिए यहां भी चार्ज की बात हो रही है, यहां भी चार्ज की बात हो रही है, यहां भी चार्ज की बात हो रही है, बट चार्ज के इफेक्ट हर जगह क्या है, अलग अलग है. सो अभी जब हम बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन ऑफ चार्ज की, किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं. तो देखिए इन सब से हमने एक कंक्लूजन तो निकाल दिया कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और वही चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है. गॉट इट? इट डजंट मैटर कि वो चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, वो काम किसका है, डिफरेंट ब्रांचेस का काम है कि हम चार्ज को रेस्ट में डील कर रहे हैं या चार्ज को मोशन में डील कर रहे हैं. तो एक बात तो हमने यहां से कंक्लूजन निकाल दिया है कि चार्ज की डेफिनेशन में बहुत बड़ा रोल किसका होने वाला है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का होने वाला है. ओके, सो लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ चार्ज. डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज is the property associated with matter. That is the important part. कि चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर, और आई कैन से मास. मैटर को आप क्या भी लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं. कि चार्ज उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है जिनके पास क्या होता है, मास होता है. अब जिनके पास मास है उन्हीं के पास क्या भी होता है, चार्ज भी होता है. ऐसा आपकी डेफिनेशन में क्लियरली दिख रहा है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with the matter due to which it produces and experiences the electric and magnetic effects. देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, एज आई टोल्ड यू, कि चार्ज कौन से इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को. तो हमने दो फैक्टर्स को मिक्स करके चार्ज के डेफिनेशन को बना दिया. और वो फैक्टर कौन कौन है? पहला फैक्टर क्या, कि चार्ज उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के पास लाई करता है जिनके पास कुछ मास होता है. दूसरा, उसी चार्ज की वजह से कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द चार्ज, कि चार्ज मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा या मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा. ठीक है, सो आप और हम एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं अभी, जिससे मैं ये क्लियर कर दूंगा आपको कि चार्ज मटेरियल ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी होती है. जिन ऑब्जेक्ट्स के पास मास नहीं होता उनके पास क्या भी नहीं होगा, चार्ज भी नहीं होगा. सो लेट्स हैव द एग्जांपल. एक एग्जांपल है आपके पास न्यूट्रॉन. एंड न्यूट्रॉन को आप और हम कंपेयर करेंगे फोटोन के साथ. फोटोन, देखिए प्रोटॉन नहीं है, कौन है, फोटोन. वैसे तो फोटोन के बारे में आप और हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 में, बट फिर भी 2 मिनट के लिए आप और हम जरूर बात करेंगे किसके बारे में, फोटोन का कंपैरिजन करेंगे न्यूट्रॉन के साथ. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द मास एंड द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन. सो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, 0. आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है
उसके ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इट हैव द मास, इट स्टिल हैव द मास. रेस्ट mass of neutron is 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. देखिए न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है, बट मास क्या नहीं है, जीरो नहीं है. साफ लिखा मैंने, द रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं आप इसको, 1.67 into 10 raised to power minus 27 kilogram. But this is the most important part. I'm going to compare photon with neutron. So photon का अगर हम rest mass की बात करते हैं, rest mass of photon is 0. ये लीजिए, फोटोन का रेस्ट मास क्या है, जीरो है. और अगर फोटोन का रेस्ट मास जीरो है, दैट्स वाई फोटोन के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो आप क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन द फोटोन इज इक्वल्स टू जीरो. ये लीजिए, आपकी डेफिनेशन क्लियर होती है यहां से कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, और आई कैन से मास, कि जिन मटेरियल के पास मास होता है उन्हीं के पास कौन ऑब्जेक्ट, आई मीन कौन एग्जिस्ट करता है, चार्ज एग्जिस्ट करता है. क्लियरली रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, दैट्स व्हाई फोटोन का चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा. एंड लुक एट हियर कि चार्ज न्यूट्रॉन का जीरो है, बट मास क्या नहीं है, जीरो नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया आपके सामने कि चार्ज तो यानी कि चार्ज के लिए किसका होना जरूरी है, मास का होना जरूरी है. तो इसीलिए डेफिनेशन में इस बात को डालना भी जरूरी है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज नाउ वेरी मच क्लियर फॉर यू गाइस. ओके, दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स कहां से आया, वो आपको हमने यहां पर डिस्कस करके बताया, और मैटर की प्रॉपर्टी क्यों है वो हमने किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश की. ठीक है, सो ये दोनों बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी. सो अभी हम चार्ज के बारे में कुछ और बातें हमें डिस्कस करेंगे. नोट टू वरी, अभी तो अपने लेक्चर में बहुत कुछ होना बाकी है चार्ज के बारे में. इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो देखिएगा, कुछ बातें आप और हम और चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे अभी. तो चार्ज बेसिकली है आपके पास, एक और डेफिनेशन हम चार्ज की डील कर सकते हैं, द एक्सेस और डेफिशिएंसी, द excess or deficiency of electrons in a body gives the concept of charge. ये लीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी है चार्ज के बारे में, उसमें से एक पॉइंट आप और हम और डिस्कस करने वाले हैं, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या है, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज. अब देखिए, यहां से हमें एक बात समझ आएगी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट इज ए neutral body, so many of students replies, sir, a body who have no charge.
एक्चुअल में दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसके पास चार्ज ना हो। Everybody in this universe is made up by the elementary particles like electron, proton, neutron. तो क्या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से फ्री हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब बॉडी के पास चार्ज तो होगा। तो न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे? अ बॉडी विच कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, जिसके पास इक्वल अमाउंट में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और जिसका नेट चार्ज क्या है? 0। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। गॉट इट? सो ये वाली डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल बॉडी के क्लॉज लेके जाएगी। कैसे? लेट्स सी। सपोज करिए वी हैव एन ऑब्जेक्ट, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा मान लूं कि भाई इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज किसकी फॉर्म में भी प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो यानी कि बॉडी पे नेट चार्ज क्या हुआ? 0। हमने क्या कहा? द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि या तो किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम हो जाए, प्रोटॉन के इक्वल ना हो। क्योंकि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है, इट मींस देयर विल बी नो चार्ज ऑन द बॉडी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज होना कब माना जाता है? यही अपना कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज का होना कब माना जाता है? जब या तो बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, या फिर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के पास एक्सेस अमाउंट में है। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होंगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज की होगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा मे बी कि सर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के बारे में ही आप बात क्यों कर रहे हैं, जबकि बॉडी के पास तो प्रोटॉन भी है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली कि प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड nuclear force. Got it? And the electrons are bound with the nucleus, a very weakest force, or I can say weak force, electrostatic force, or we can say Coulombic force. तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है, जबकि प्रोटॉन्स को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी मच एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो दैट्स व्हाई यहां पे जो जिक्र किया गया है वो सिर्फ किसका किया गया है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कांसेप्ट ऑफ चार्ज। ऑलवेज यू जस्ट कीप इन माइंड कि इफ अ बॉडी हैव द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स then the body have the negative charge, and if the body have the deficiency of electrons then the body have positive charge. जैसे सपोज करिएगा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, जस्ट एग्जांपल कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे तो बॉडी के पास नो डाउट पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। और अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस करते हैं तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हमने और लाके दिया है, तो बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, सो ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना कब माना जाता है और नेगेटिव चार्ज का होना कब माना जाता है। ठीक है, अभी ये जो हमने सीखा है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, इसके बाद हम बात करने वाले हैं चार्ज के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में, और बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है जो आप और हम डील करेंगे अभी यहाँ पे। सो देखिएगा, अभी आप और हम बात करेंगे भाई चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर है कि वेक्टर है। फिर अपन बात करेंगे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ बाकी है अपने लेक्चर में।
सो वन बाय वन आप उन चीजों के साथ डील करेंगे। आई होप कि आपको एंजॉय हो रहा होगा, मजे ले रहे होंगे आप लेक्चर में। सो देखिएगा अभी जो आप और हम डील करेंगे, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ बातें, बेसिक्स बातें करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये लीजिए, चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक और पॉइंट चार्ज के बारे में आप और हम डिस्कस करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये लगता है एक्चुअली कि चार्ज जो है ना सर वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जबकि करंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज? नॉट टू वरी, अभी हम चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे उसके लिए अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये फॉर्मूला कहां से लिखा है, AT। क्योंकि कहीं हमने पढ़ा होगा I इज इक्वल्स टू Q बाई T, और यहां Q क्या है? चार्ज, और T क्या है? टाइम। तो जब आप यहां से किसके डायमेंशंस निकालेंगे? Q के, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा? I इंटू T। So look at this, current is a fundamental quantity and time also a fundamental quantity. So हमने I को क्या लिखा? A, और time को क्या लिखा? कैपिटल T. That's why the dimensional formula of charge is AT. Okay? अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। तो प्रैक्टिकल पहले SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। जब आप चार्ज के SI यूनिट की बात करेंगे तो वो हम लिखेंगे एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही कहा जाता है कूलम्ब। सो बेसिकली चार्ज की जो SI यूनिट है वो आप या तो क्या कहें? एम्पियर सेकेंड कहें, या उसे हम क्या कहेंगे? कूलम्ब, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. Now we are going to discuss about the practical unit of charge. Practical unit of charge, कि चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। सो देखिए इंटरेस्टिंग है ये भी। चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट के साथ हम कैसे डील करेंगे? तो द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर आर, एम्पियर आर। और इसे हम और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं SI यूनिट में? तो 1 एम्पियर आर इज इक्वल्स टू 3600 कूलम्ब। सर ये कैसे आया? नॉट टू वरी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखिए एम्पियर एज इट इज, और आर को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे? 3600 सेकंड, और 1 एम्पियर सेकंड को क्या कहा जाता है? कूलम्ब। तो आपके पास क्या है? 3600 कूलम्ब। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ we are going to discuss a very important unit of charge, and that is called the largest unit of charge. So largest unit of charge, largest unit of charge जो आपके पास है वो होती है फैराडे। largest unit of charge is Faraday. Interesting. And the 1 Faraday is equals to 96500 कूलम। एक फेराडे जो है वो 96500 कूलम्स के क्या होता है? इक्वल होता है।
ठीक है, हम चार्ज की कौन सी यूनिट को भी डील कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट को भी, देखिए वो भी लिख देते हैं नोट टू वेरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, किसको डील करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को, और उसे बोलते हैं फ्रैंकलिन और स्ट्रेट कूलम, फ्रैंकलिन और स्ट्रेट कूलम, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये सब बातें आपको चार्ज के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है अपने लेक्चर में चार्ज के बारे में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात हो गई, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात हो गई, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज की बात हो गई, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की हमने बात की है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज हो गया, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी जो अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ चार्ज के बारे में जो आप और हम डील करेंगे अभी, वो क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हम सभी जानते हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। सो टाइप्स ऑफ चार्जेस को हम डील करेंगे अभी। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं आप और हम, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो एज वी नो all about these positive and the negative charges. There are two types of charges, positive and the negative charges, ठीक है। और अगर हम इनके इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इंटरेक्शन को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। द लाइक चार्जेस, the like charges repels each other, but the unlike charges attracts each other, attracts each other। देखिए ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, द लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर बट द लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, इस स्टेटमेंट को भी एक लॉ बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड द fundamental law in electrostatics। This is called fundamental law in electrostatics कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसे फिजिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा लॉ कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। आई थिंक आप सभी इन चीजों को बहुत अच्छे से गेन कर रहे होंगे। अभी अगर हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक और बात आप और हम डिस्कस करेंगे अभी चार्ज के बारे में, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस was given by Benjamin Franklin। Benjamin Franklin, that is the name of scientist who basically tells us the types of charges। You know, there are two types of charges, positive as well as negative charge। The like charges repels each other but the like charges attracts each other, and this statement is called the fundamental law in electrostatics। now अगर हमसे कोई ये पूछता है कि भाई who tells us about the types of charges,
तो फर्स्टली द बेंजामिन फ्रैंकलिन tells us about the types of charges. Okay, so now there is one more point about charge. The property which differentiates between two types of charges is called polarity of charge. Is called polarity of charge. The property which differentiates between two types of charges is called the polarity of charge. ठीक है? And the last and the most important point about the charge. The charge can be measured and detected with the help of an instrument known as gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope. कहता है कि चार्ज कैन बी मेजर्ड एंड डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. Okay, let's take an example. What is the mean of that statement? कि suppose करिए कि if I can say there is a glass rod have the positive charge and the silk cloth have the negative charge. तो मुझे ये कैसे पता लगे कि ग्लास रोड पे चार्ज पॉजिटिव है और सिल्क पे चार्ज नेगेटिव है? तो हम किसी भी बॉडी पे चार्ज के प्रेजेंस को जानने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट और इंट्रोडक्शन ऑफ electrostatics and the concept of charge. I hope that lecture was very much clear of you. Thank you for watching us with patience. Thank you.